हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जेनेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट 2 के को डिस्कस करेंगे। हमने पार्ट 1 में 34 क्वेश्चंस पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया था। हम पार्ट 2 में फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड हमें मालूम है कि यूसीएजी के लैंग्वेज में लिखी हुई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फ्लो कराने की इन्फॉर्मेशन की लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि बेसिकली आरएनए में होती है। एमआरएनए में ये जो लैंग्वेज है ये कोडेड होती है। हमें डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए में ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा इस लैंग्वेज को, एंड देन ये जो एमआरएनए होता है वो ट्रांसलेट होता है टीआरएनए राइबोसोम की मदद से प्रोटीन में। ठीक है, तो ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस की मदद से हम कहेंगे कि 4⁴ की एक अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से कि कितने हमको कोडॉन्स मिलेंगे। तो हमें इस हिसाब से 64 ट्रिपलेट कोडॉन्स मिलते हैं 3-3 के सेट के, और हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है जिसके लिए सफिशिएंट होता है। इनमें से 61 अमाइनो एसिड जो होते हैं, 61 कोडॉन्स जो होते हैं वो हर अमाइनो एसिड के लिए कोड करना है, एक्सेप्ट फॉर 3 कोडॉन्स जिन्हें हम स्टॉप कोडॉन्स या फिर नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जेनेटिक कोड के, तो यू हैव टू से कि जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल है, मतलब नियरली यूनिवर्सल है। हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, उसके अलावा हमारे प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ के जो डीएनए होते हैं उनके जेनेटिक कोड स्लाइटली डिफरेंट हो सकते हैं, बट द जेनेटिक कोड इज नियरली डिफरेंट, यानी कि बैक्टीरिया वायरस वगैरह में जेनेटिक कोड जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है हम सब में यूसीएजी के लैंग्वेज में। इसके अलावा कॉमालेस होता है, डिजेनरेट होता है, नॉन एम्बिगुअस होता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स में। सेकेंड इज व्हाट इज अ लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम एंड वेयर इज इट फाउंड। लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम ग्रोइंग oocytes में होता है, स्पेसिफिक स्टेज में मिलता है हमको मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोइड स्टेज में। एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बहुत सारे जीन्स के प्रोडक्ट से लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम बनता है। डिफरेंशिएट बिटवीन राइबोसाइड एंड अ राइबोटाइड। राइबोसाइड हम न्यूक्लियोसाइड को कह सकते हैं जिसमें राइबोस शुगर अटैच होता है। न्यूक्लियोसाइड तब बनता है जब कोई भी नाइट्रोजनस बेस जो है वो राइबोस शुगर से N9 का नाइट्रोजनस बेस एंड फर्स्ट कार्बन ऑफ राइबोस शुगर से अटैच हो। वही राइबोटाइड यानी कि न्यूक्लियोटाइड तब बनता है जब ये न्यूक्लियोसाइड जो है ये फॉस्फेट ग्रुप से यानी कि फॉस्फोरिक एसिड से अटैच होकर के कार्बन 5th कार्बन से न्यूक्लियोसाइड के 5th कार्बन से एक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करे, तब हम कहेंगे कि वो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। इसी न्यूक्लियोटाइड के रेपिटेटिव कनेक्शन से, रेपिटेटिव लिंकेज से हम कहेंगे कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। What is industrial melanism? Due to which ecological process does it result? ये जो प्रोसेस है ये इकोलॉजिकल प्रोसेस, इसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के कारण ही हमारे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म नाम का जो प्रोसेस है वो टेक प्लेस करता है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या होता है? लेट 1800s में इंग्लैंड में स्टार्टिंग इनिशियली क्या था कि जो लाइकनिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं उनका, और फंगस का, लोअर ग्रुप ऑफ फंजाई यानी कि फाइकोमाइसिट्स का। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसलिए है क्योंकि जो फंगस होते हैं वो अपना पार्ट करते हैं शेल्टर प्रोवाइड करने में, फॉस्फोरस को सॉइल से लेने में और ये सब चीज़ें करना है, जबकि जो बीजीए है, जो ब्लू ग्रीन एल्गे है, वो फोटोसिंथेसिस करके फूड को प्रोवाइड करता है एसोसिएशन के लिए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के लिए। ये लाइकन जो होता है ये एक बहुत ही पोटेंट सल्फर डाइऑक्साइड का इंडिकेटर है, सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन इंडिकेटर जिसे हम कहते हैं। तो इनिशियली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना नहीं था इंग्लैंड में, तब ये जो लाइकन था उनका इनिशियल जो कलर था वो था वाइट, जिसके कारण वो ट्री के बार्क में वाइट कलर अपीयर होता था। अब इसके कारण जो व्हाइट कलर के मॉथ्स थे, वो व्हाइट कलर के मॉथ्स बहुत ही इजीली कैमोफ्लाज हो जाते थे उस व्हाइट ट्री बार्क के अगेंस्ट में। तो वो अपने प्रीडेटर से इजीली रिकॉग्नाइज नहीं होते थे कैमोफ्लाज के कारण, और इसीलिए व्हाइट मॉथ्स की जो पॉपुलेशन थी वो अच्छी खासी थी क्योंकि वो डिक्लाइन नहीं हो रही है प्रीडेटर के कारण। इसके ऑपोजिट में जो ब्लैक मॉथ थे वो व्हाइट बार्क के अगेंस्ट बहुत ही अलग से पता चलते थे, और इसीलिए उनके प्रेडेटर जो है वो ब्लैक मॉथ की पॉपुलेशन को मेंटेन किए हुए थे उन पे फीड करके। जब ये रोल्स जो है थोड़े रिवर्स हुए, यानी कि थोड़े से लेट 1800s आए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया इंग्लैंड में, तो क्या हुआ कि ये जो लाइकन है ये सल्फर डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करके अपने एनवायरनमेंट में अपने कलर को चेंज करने लगे, यानी कि इंडिकेट करने लगे कि हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है, जिसके कारण वो जो
व्हाइट बार था ट्री का, अब वो डार्क होने लग गया, जो कि ब्लैक कलर का होने लग गया। अब अगर जो व्हाइट मॉथ्स थे, अब अगर व्हाइट मॉथ्स इन पे इनके अगेंस्ट में बैठेंगे तो वो अलग से पता चलेंगे, जिसके कारण उनके जो प्रिडेटर थे, जो पहले व्हाइट मॉथ को फीड नहीं करते थे, बट अब क्योंकि वो दिखाई देते हैं डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट और इजीली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, तो अब वो व्हाइट मॉथ पे फीड करने लगे, जबकि जो ब्लैक मॉथ्स थे वो कैमोफ्लेज करने लगे ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट। तो ये एक नेचुरल सिलेक्शन का इसका कंक्लूजन ये है कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडाप्ट कर पाएगा, जो भी अडाप्ट कर पाएगा वो सर्वाइव कर पाएगा, अपनी ज़्यादा रिप्रोडक्टिव फिटनेस के कारण वो ज़्यादा प्रोजेनी भी पीछे छोड़ते हुए जाएगा। हाउ टू कनेक्टिंग लिंक ऑथेंटिकेट इवोल्यूशन, हमने इसका एग्जाम्पल में अगर यूग्लेनॉइड जो कि एक प्रोटिस्टा होता है इसे लिया, तो वी नो कि यूग्लेनॉइड एक ऐसा कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच का, जो कि कुछ प्लांट के फीचर शो करता है और कुछ एनिमल्स के फीचर शो करता है। अभी ऑथेंटिकेट कैसे करेगा इवोल्यूशन को? इवोल्यूशन को ऑथेंटिकेट करने का एक जो बैकग्राउंड रिसर्च है वो ये है कि जब भी इवोल्यूशन हुआ होगा तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि एक दिन एकदम से कोई ऑर्गेनिज्म प्लांट था और अगले दिन वो एनिमल हो गया। धीरे धीरे सेल्स में कुछ चीज़ें सेल्स से बाहर जाती गई, यानी कि सेल्स से निकलती गई, कुछ चीज़ें सेल में ऐड होते गई, और फिर उस हिसाब से बहुत ही ग्रेजुअली, इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो बहुत ही ग्रेजुअली वो सेल जो पहले प्लांट था अब एनिमल सेल में कन्वर्ट होते गया। अपने सेल वॉल को लूज किया, अपने क्लोरोप्लास्ट को लूज किया उस सेल ने, फिर सेंट्रियोल्स डेवलप किए अपने अंदर जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस को करके उन्होंने ऐसे ग्रेजुअली एक एक स्टेप में इवोल्यूशन होता है ओवर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट। तो यूग्लेनॉइड एक ऐसा स्टेप है, यूग्लेनॉइड एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो उस स्टेप को बताता है, जो कि जिसमें थोड़े से फीचर्स प्लांट्स के हैं और थोड़े फीचर अभी भी एनिमल के प्रेजेंट है, बट हम कहते हैं कि यूग्लेनॉइड जो होता है वो मोस्टली ऑटोट्रॉपिक होता है, यानी कि ज्यादा वो प्लांट से नियर है। ये एक प्रोटिस्टा का मेंबर है जो जिसमें क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल होने के कारण ये ऑटोट्रॉपिक होता है, यानी कि अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन अगर ये क्लोरोफिल ए अगर निकल जाए, यानी कि अगर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ना रहे, तो ये हेट्रोट्रॉपिक रह करके भी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकता है, जो कि ये बताता है कि ये एनिमल और प्लांट दोनों के साथ ही फीचर्स को शेयर करता है, बट प्रीडोमिनेटली हम कहते हैं कि ये प्लांट से ज्यादा क्लोज है क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है। What is DNA fingerprinting? Highlight its importance. DNA fingerprinting एक ऐसी टेक्निक्स है जो हमारे डीएनए में ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस को, हमारे डीएनए में जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में ये जो रिपीटेड सीक्वेंसिंग होंगी ये बहुत ही यूनिक होंगी। किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के रिपीटेड सीक्वेंसेस सेम नहीं होते हैं एक्सेप्ट फॉर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से डेवलप हुए होते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक जो बेसिस ये है कि कोई भी दो ऑर्गेनिज्म के जो रिपीटेड सीक्वेंसिंग होंगे वो सेम नहीं होंगे, इसीलिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि हमारे जो रिपीटेड सीक्वेंसिंग होंगे वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से सिमिलर होंगे। तो ये पैटर्निटी टेस्टिंग में भी काम आता है और फोरेंसिक क्राइम वगैरह में और रिसर्च में बहुत ही काम आता है। What is gene therapy? Explain with an illustrated example of adenosine deaminase deficiency. ADA एक ऐसा एंजाइम है जो कि इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता था। 1990 में 4 साल की एक बच्ची को ADA डेफिशिएंसी थी, जिसे जीन थेरेपी की ट्रीटमेंट देने जाने लगी। इस जीन ट्रीटमेंट थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसके ब्लड से लिम्फोसाइट्स को अलग करके इन विट्रो ग्रोथ कराते हैं। इन विट्रो ग्रोथ करा करके हम उसके जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि अगर वो इंडिविजुअल के अंदर किसी एक जीन का एब्सेंस है जिसके कारण वो एक प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, तो हम उस जीन को डाल देंगे, उसके ऐड कर देंगे, इंसर्ट करा देंगे उसके डीएनए में, उसके जेनेटिक सीक्वेंस में, जिसके कारण उसके लिम्फोसाइट्स जो होंगे अब एडीए एंजाइम बनाना शुरू करेंगे। अब वो एडीए एंजाइम बनाने वाले जो लिम्फोसाइट्स होंगे, जो मैनिपुलेट हो चुके होंगे, हम उनको फिर से इन्फ्यूज करेंगे पेशेंट के अंदर, जिसके कारण पेशेंट अब एडीए एंजाइम बनाना शुरू करेगा। लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस जो है हम बार बार लिम्फोसाइट्स में डाल रहे हैं और लिम्फोसाइट्स की भी एक एज होती है और लिम्फोसाइट भी एक ना एक टाइम के बाद जाकर के डेड होंगे, मरेंगे, तो क्या होगा कि ये जो प्रोसेस होगी ये बहुत ही टेम्पररी प्रोसेस होगी। लेकिन अगर हम यही थेरेपी को एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टेम सेल्स पे, जो कि टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं,
उनमें अगर हम यही थेरेपी दें और उनमें ये जीन को इन्फ्यूज कराएं तो ये एक परमानेंट क्योर भी बन सकता है। तो जीन थेरेपी को डिफाइन करने के सिंपल टर्म्स हैं कि जेनेटिक मैनिपुलेशन कराना फॉर द बेनिफिट ऑफ होस्ट, यानी कि अगर हम होस्ट हैं तो हमारा बेनिफिट कराना जेनेटिक मैनिपुलेशन की मदद से इस जीन थेरेपी। व्हाट इज लिंकेज? राइट इट्स टू सिग्निफिकेंसेस। लिंकेज या लिंकेज हम कहते हैं कि जब लिंक्ड जीन्स एक साथ लिंक्ड जीन्स हों किसी क्रोमोसोम पे तो हम कहेंगे कि वो लिंकेज का फिनोमेनन है। लिंक्ड जीन्स क्या होता है? किसी एक ही क्रोमोसोम पे, अगर मैं कहूँ कि एक ही क्रोमोसोम पे किसी दो कैरेक्टर की जीन सिचुएटेड है और बहुत ही क्लोज, यानी कि समझिए कि आई कलर के जीन्स और हेयर कलर, आई कलर और हेयर कलर के जीन्स बहुत ही क्लोजली सिचुएटेड है। इतने क्लोज सिचुएटेड होने के कारण ये जो जीन्स होंगे ये हमेशा एक साथ ही इनहेरिट होंगे जब भी गैमीट्स बनेगा, क्योंकि लेंथ जो है लेंथ बहुत कम है, यानी कि डिस्टेंस बहुत कम है, इन दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए ये क्लोजली रिलेटेड होंगे, इसलिए ये लिंक्ड होंगे। तो ये रिकॉम्बिनेशन बहुत कम करेंगे, यानी कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होने देंगे। इसके कारण जो मियोसिस के बाद जो गैमीट्स बनेंगे उनमें वेरिएशन बहुत कम होगा। वेरिएशन कम होगा यानी कि ज़्यादा कॉम्बिनेशन के जीन्स नहीं प्रेजेंट है गैमीट्स में, जिसके कारण जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो हमेशा हेयर कलर आई कलर जो है इनमें वेरिएशन नहीं है। अगर किसी पेरेंट में ब्लैक हेयर है एंड ब्लैक आईज है, क्योंकि ये लिंक्ड जीन्स है, यानी कि एक क्रोमोसोम पे बहुत ही पास पास पाए जाने वाली लिंक जीन्स है, ये हमेशा एक साथ ही ट्रैवल करके ऑफस्प्रिंग में पास होंगे और इनमें कभी वेरिएशन के चांसेस बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। राइट में थ्री डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ट्रांसक्रिप्शन में हम डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए, जबकि ट्रांसलेशन में हम एमआरएनए से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। हमारा जो अल्टीमेट कंक्लूजन होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के फ्लो का वो यही है कि हम डीएनए से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस कराएं हमारी बॉडी में। तो इस प्रोसेस के लिए हमें बीच में एक इंटरमीडिएट चाहिए जो कि आरएनए सर्व करता है एक इंटरमीडिएट की तरह, और उसमें भी आरएनए का एमआरएनए पार्ट इंटरमीडिएट की तरह सर्व करता है। डीएनए में जो एंजाइम होता है वो बेसिकली डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, यानी कि डीएनए पर डिपेंड होकर डीएनए को टेम्पलेट बना करके आरएनए बनाने वाला पॉलीमरेज, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जबकि एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हम राइबोजाइम एंजाइम का यूज लेते हैं जो कि 23S आरएनए का ही पार्ट होता है। ट्रांसक्रिप्शन में फर्दर सिग्मा यूनिट जो कि जिसे हम इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं, और रो यूनिट जिसे हम रिलीज फैक्टर या फिर टर्मिनेशन फैक्टर कहते हैं, वो इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करके इनिशिएशन को और टर्मिनेशन को कैटलाइज कराता है। जबकि हम ट्रांसलेशन में इनिशिएशन के लिए अमाइनो एकाइलेशन स्टेप होता है, यानी कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का स्टेप होता है इनिशिएशन के लिए, और रिलीज के लिए यानी कि एंड के लिए टर्मिनेशन के लिए हम एक रिलीज फैक्टर बाइंड कराते हैं हमारे स्टॉप कोडॉन से। ये स्टॉप कोडॉन के साथ बाइंड करके हमारे जो आरएनए है उसको उसका ट्रांसलेशन खत्म करा करके एक पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन को रिलीज कराता है ट्रांसलेशन के एंड में। Next question, differentiate between nucleoside and nucleotide. Okay. So nucleoside as we have studied कि nucleoside जब नाइट्रोजनस बेस N9 पोजीशन से शुगर के कार्बन 1 पे बाइंड करता है, यहाँ पे हम N9 एक पाइरिमिडीन का ले रहे हैं, तो N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना करके एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं कि वो न्यूक्लियोसाइड का लिंकेज है। ठीक है, हम अगर शुगर को रिप्रेजेंट करें तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से दिस इज C1 राइट, तो यहाँ से अगर हमने एक एडेनिन को जोड़ दिया तो हम कहेंगे कि ये एक न्यूक्लियोसाइड है। जबकि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें इसी न्यूक्लियोसाइड के 5th पोजीशन पर इसी न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन के पोजीशन पर हमें फॉस्फोरिक एसिड को ऐड करना है। ये फॉस्फोरिक एसिड जो होगा एसिडिक नेचर प्रोवाइड करेगा हमारे डीएनए को, और एसिडिक नेचर के साथ साथ में हमारे न्यूक्लियोसाइड को कंप्लीट करेगा एक न्यूक्लियोटाइड में। यहाँ पर से एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, यहाँ पर हमारा एडेनिन था, तो इसे हम एक न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। एक न्यूक्लियोटाइड
दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बाइंड होता है फॉस्फोडाइएस्टर की लिंकेज बना करके, जो कि ये नीचे के कार्बन 3 कार्बन और 5 कार्बन से बॉन्डिंग होती है और फॉस्फोडाइएस्टर की लिंकेज होती है। ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते जाएगा और हमें एक न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा एट द एंड। राइट एनी बेसिक थ्री डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। हम मालूम है कि डीएनए आरएनए दोनों ही एक न्यूक्लिक एसिड की तरह सर्व करते हैं, बट डीएनए जो होता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लिक एसिड है, जबकि आरएनए जो है वो सारे वायरसेस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कराने के में हेल्प करता है। डीएनए में सबसे बेसिक डिफरेंस जो है वो है डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर का। डीऑक्सीराइबोस का मतलब होता है पेंटोज शुगर का वो राइबोस शुगर, जो राइबोस का ही डिराइव्ड शुगर है। तो राइबोस शुगर का वो डिराइव्ड शुगर जिसके सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। अब इस ऑक्सीजन के एब्सेंट होने के कारण स्टेबिलिटी ज्यादा होती है हमारे डीएनए में, जबकि राइबोस शुगर है उसमें सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन है, जो कि स्टेबिलिटी को और डिक्रीज कराएगा आगे जाकर के। इसके अलावा डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो होते हैं थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन, जबकि आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो होते हैं यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन। इसके अलावा डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होने का ये पर्पस है आरएनए का, क्योंकि अगर वो डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा और आगे जाकर के प्रोटीन नहीं बनाएगा। अगर वो प्रोटीन नहीं बनाएगा तो उसका पर्पस फेल हो जाएगा बेसिकली। इसके अलावा जो थाइमिन होता है, थाइमिन का जो एक्चुअल साइंटिफिक नेम है, जो यूपीएससी नेम है, वो है 5 मिथाइल यूरासिल, यानी कि यूरासिल का ही स्ट्रक्चर है लेकिन उसके 5th पोजीशन पर हमने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया है। मिथाइल ग्रुप के आ जाने से उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाएगी, बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, क्योंकि वो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट होने के कारण, मिथाइल ग्रुप होने के कारण उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। इसके कारण डीएनए भी लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये बेसिक रीजन है जो जिसके कारण हम डीएनए को प्रेफर करते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए को हम इंटरमीडिएट की तरह सर्व कराते हैं प्रोटीन और डीएनए के बीच में। हाउ इज एमआरएनए डिफरेंट फ्रॉम टीआरएनए एंड व्हाई? एमआरएनए मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जिसे हम एनटीआरएनए जो एक एडाप्टर मॉलिक्यूल का काम सर्व करता है। मैसेंजर आरएनए जैसे कि हमने पढ़ा कि एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक मीडियम है डीएनए और प्रोटीन के बीच का, एक ट्रांसक्राइब की तरह काम करता है, वो एक लैंग्वेज की तरह काम करता है कि मैंने जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है डीएनए का उसे मैंने यूसीएजी के फॉर्म में आरएनए के मॉलिक्यूल में स्टोर करके रखा हुआ है और फिर उससे हम ट्रांसलेशन करा के प्रोटीन बना सकते हैं। और ये प्रोटीन बनाने में जो काम करता है आरएनए का पार्ट, उसे हम टीआरएनए कहते हैं, यानी कि ट्रांसफर आरएनए, जो अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। हमने इसका क्लोवर लीफ मॉडल देखा था जिसमें एक एंटीकोडॉन लूप था नीचे, और ये एंटीकोडॉन लूप के होने के कारण सारे कोडॉन्स जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री वो एंटीकोडॉन को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर अमाइनो एसिड को ज्वाइन करते हुए अल्टीमेटली एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना करके प्रोटीन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय इट। एन्यूप्लॉइडी का बेसिक मतलब होता है कि जब भी हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम जितने होने चाहिए उतने नहीं है, ठीक है। इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज डाउन सिंड्रोम, जो कि ट्राइसोमी ऑफ 21 के कारण होती है, यानी कि 21st क्रोमोसोम जो होने चाहिए नंबर में 2 किसी भी ह्यूमन के अंदर, अगर वो 3 हो जाते हैं, यानी कि एक पेयर ना होकर के 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो ट्राइसोमी ऑफ 21 की कंडीशन है और वो डिजीज कॉज करती है, जेनेटिक डिसऑर्डर। और इसके कारण बहुत सारे चीजें हमें देखने को मिलती है, एबनॉर्मैलिटीज, जैसे कि पाम क्रीज का ना होना, फरो टंग का होना, मेंटल रिटार्डेशन होना, एक प्रोमिनेंट बेली का प्रेजेंट होना, ये सारी चीजें डाउन सिंड्रोम के साथ आती है। जेनेटिक डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम, जो एन्यूप्लॉइडी के कारण होता है, यानी कि ट्राइसोमी ऑफ 21 के कारण होता है। इसके अलावा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब भी एग्जांपल्स हैं एन्यूप्लॉइडी के। डिफाइन स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। इन्हें हम एक साथ इंक्लूड करके कहते हैं कि ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन जब खत्म हो जाता है, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है। बाय द वे, कभी भी आपसे अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे कि प्रोकैरियोट्स में, यानी कि बैक्टीरिया में, ई कोलाई में कहाँ पर हो रहा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोट्स में जो एचएनआरएनए होता है, जो कि बेसिकली एंड प्रोडक्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन का, यूकैरियोट्स में हेटेरोलोगस न्यूक्लियर आरएनए जिसे हम कहते हैं, वो उसे मैच्योर आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए
हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने होते हैं उसमें। हम 5 डैश पर जो ये एमआरएन लगा हुआ है उसकी 5 डैश पर कैप लगा देते हैं 7 मिथाइल गुआनोजीन की। इसके अलावा 3 डैश की पोजीशन पे, 3rd डैश वाली पोलैरिटी पे हम पॉली एडेनिलाइल की तेल लगा देते हैं। इसके अलावा स्प्लाइसिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम इंट्रॉन्स को काट करके अलग करते हैं और सारे एक्सॉन्स को बाइंड करते हैं। इंट्रॉन्स जो होते हैं वो नॉन कोडिंग डीएनए के सीक्वेंस होते हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे। अगर हमने इंट्रॉन्स को अलग नहीं किया तो वो पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए बीच में स्टॉप करेंगे ट्रांसलेशन को, जिसके कारण हमारा पॉलीपेप्टाइड इंटरप्शंस के साथ बनेगा, विच वी डोंट वांट। वी वांट कि हमारा एक प्रोटीन बने, लेकिन उस प्रोटीन के 4 टुकड़े बने, राइट। तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो कि सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं, ये होते हैं स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ सकता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन डेली लाइफ? वी हैव डिस्कस्ड कि ये फॉरेंसिक पर्पस, पैटर्निटी टेस्टिंग, रिसर्च पर्पसेस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए काम आता है। डीएनए 2 सैंपल्स को मैच करके हम बता सकते हैं कि ये जो इंडिविजुअल जो भी हम पता करना चाह रहे हैं कंक्लूजन वो ठीक है या नहीं है। What is cosmozoic theory and who proposed it? This theory basically supported panspermia, which stated कि लाइफ जो अर्थ में है वो किसी बाहर के प्लैनेट से या बाहर की लाइफ से ओरिजिनेट हुई है। हमारे अर्थ में जो लाइफ है वो किसी बाहर के इन्फ्लुएंस के कारण स्टार्ट हुई है। ये जो थ्योरी थी ये रिचर ने प्रपोज की थी, आर्हेनियस की थ्योरी पे थ्योरी से इन्फ्लुएंस होके। राइट द नेम्स एंड फंक्शन ऑफ एनी 3 वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं जो कि हमारे एंसेस्टर्स में तो फंक्शनल काम कर रहे थे बट हमारे अंदर फंक्शनल रोल प्ले नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे अपेंडिक्स, कॉकेट्स जो टेल बोन है, एंड टॉन्सिल्स। कभी कभी अपेंडिक्स एंड टॉन्सिल्स जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर लेते हैं, किसी इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं तो हमें सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है उन ऑर्गन्स को। बट क्योंकि ये कोई फंक्शन सर्व नहीं कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि इनका कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इनको रिमूव कराने से। इसके अलावा ईयर पिन जिसमें हम पियर्स करा करके ज्वेलरी पहनते हैं बट इनका कोई एक्चुअल रियल पर्पस नहीं होता है जिस कारण इनको याद किया जाए या फिर इनके ना होने पे कोई प्रॉब्लम्स हो, राइट। Next question. Explain the evolutionary relationship between thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita, stating reasons. बोगनवेलिया एंड कुकुरबिटा जो है वो होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं, यानी कि वो स्ट्रक्चर्स जो दिखने में तो एक जैसे हैं, यानी कि स्ट्रक्चर तो उनका सेम है लेकिन उनके फंक्शंस अलग अलग है। तो टेंड्रिल्स ऑफ बोगनवेलिया, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा और थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया ये एक्सिलरी बर्ड से ही अराइज हुए हैं, यानी कि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो तो एक जैसा होगा लेकिन इनके काम अलग अलग होंगे, इनके फंक्शंस अलग अलग होंगे। तो ऐसे टाइप की इवोल्यूशन को हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जो कि डाइवर्ज हो रही है दो अलग अलग फंक्शन करने के लिए बट इवेंचुअली अराइज एक ही चीज से हुई, यानी कि एक ही सिमिलर स्ट्रक्चर से अराइज हुई है। ठीक है, ये कॉमन एंसेस्ट्री को दिखाता है। एक्सप्लेन एनालॉगस ऑर्गन्स विद 3 एग्जांपल्स। हमने लास्ट क्लास में स्वीट पोटैटो और पोटैटो एनालॉगस ऑर्गन्स क्यों हैं ये बताया था, क्योंकि दोनों ही फंक्शन एक कर रहे हैं, यानी कि एनालॉगस ऑर्गन्स वो एग्जांपल हैं जो कॉमन फंक्शन पे जाकर के कन्वर्ज होते हैं, इसे हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, राइट। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जो दो स्ट्रक्चर जो कि अनरिलेटेड है लेकिन एक ही फंक्शन करने के लिए कन्वर्ज हो रहे हैं। तो स्वीट पोटैटो में जो रूट्स है, एडवेंटिशियस रूट, वो और पोटैटो के जो स्टेम है ये मॉडिफिकेशन किए हैं अपने अंदर अपनी बॉडी में ताकि ये फूड स्टोर कर सके। तो इनका फंक्शन तो सेम है फूड स्टोर करना, बट इनके एक्चुअल स्ट्रक्चर्स अलग अलग थे। तो हम कहेंगे कि ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर कन्वर्ज हुए हैं एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ऐसे ऑर्गन्स को हम एनालॉगस कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं, और ऐसे एनालॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डोमिनेंट विद एग्जाम्पल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो हम स्नैपड्रैगन, 4 o'clock प्लांट या फिर एंटीहाइनम एसपी जिसे हम कहते हैं उस प्लांट में देखने को मिलता है हमें। इसमें अगर हमने एक रेड कलर के फ्लावर वाले प्लांट को लिया है, होमोजाइगस रेड वाला, और होमोजाइगस रेसेसिव वाइट फ्लावर वाले प्लांट्स को लिया है,
और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग जो पहला F1 जनरेशन हो वो डोमिनेंट से सिमिलर हो, यानी कि रेड फ्लावर को प्रोड्यूस करने वाला प्लांट हो। लेकिन हमें ये देखने को नहीं मिलता है। अल्टीमेटली हमें एक नया फिनोटाइप देखने को मिलता है जो दोनों ही ईदर ऑफ द पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होता है। हमें एक पिंक कलर का फ्लावर देखने को मिलता है जो कि एक नया फिनोटाइप है। अब ये प्रोसेस जो है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताता है, यानी कि जो डोमिनेंस था डोमिनेंट जीन्स का वो कंप्लीट नहीं हो पाया। अल्टीमेटली कुछ रिसेसिव जीन्स ने कुछ प्रोटीन्स बनाए जिसके कारण जो फर्स्ट जनरेशन का जो फिनोटाइप है वो चेंज हुआ। जब हम इसे सेल्फ क्रॉस कराते हैं F2 जनरेशन को ऑब्टेन करने के लिए तो हमें दिखता है कि 3:1 का जो हम देखते हैं जीनोटाइप या फिनोटाइपिक रेशियो जो हम 3:1 देखते हैं मोनोहाइब्रिड के क्रॉस में, यहाँ पर वो 1:2:1 में कन्वर्ट हो चुका है, जिससे 1 इज होमोजाइगस डोमिनेंट, 1 इज होमोजाइगस रिसेसिव एंड द रेस्ट 2 जो कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होने चाहिए थे, हेट्रोजाइगस होने चाहिए थे फॉर डोमिनेंट पेरेंट। अब ये हेट्रोजाइगस तो है बट फॉर अ न्यू फिनोटाइप विच इज पिंक फ्लावर्स, राइट। तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द प्लांट। स्नैपड्रैगन जिसका नाम 4 o'clock प्लांट और एंटीहाइनम SP है, उसमें हमें ये प्रोसेस देखने को मिलती है एंड यू हैव टू मेक दिस चार्ट ऑल्सो। व्हाट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन? राइट एनी 2 causes। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का बेसिक मतलब है कि जेनेटिक के कोड्स जो है, जेनेटिक सीक्वेंस जो है उनमें चेंजेस आना, जीन्स में चेंजेस आना, जो कि अल्टीमेटली हमारे प्रोटीन्स में चेंजेस लाएंगे और अल्टीमेटली हमारे अंदर DNA में चेंज होने के कारण कोई डिजीज कॉज करेंगे। तो इसे हम ये बेसिकली कैंसर कॉज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम कैंसर की ही बात करें, कैंसर को एग्जाम्पल लेकर के चले, तो हमारे 3 कॉजेज होते हैं, ठीक है। एक या तो रेडिएशन से कारण चेंज हो सकता है हमारे जो DNA है उसमें, यानी कि गामा रेज हैं, यूवी रेज हैं जो चेंजेस कॉज करते हैं, एक्स रेज हैं जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं वो कॉज करते हैं हमारे DNA में चेंजेस। इसके अलावा कुछ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि चेंज करते हैं हमारे DNA को, जिसे हम कहते हैं इथिडियम ब्रोमाइड, जो कि हम DNA को स्टेन करने के लिए यूज करते हैं अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, वो एक कार्सिनोजेन है। इसके अलावा कुछ प्रोटो ऑन्कोजेंस होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में कुछ इनएक्टिव जीन्स होते हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण कभी कभी एक्टिवेट होकर के हमारे DNA में म्यूटेशन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल्स देखें तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन होता है जिस कारण सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी होती है। उसके अलावा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, या फिर डिलीशन या इंजर्शन, ये सारी चीज़ें हैं जो कि कॉज करती है हमारे DNA में चेंजेस को और फिर अल्टीमेटली जेनेटिक डिसऑर्डर को कॉज करती हैं। ड्रॉ डायग्राम्स फॉर टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों ही F1 जनरेशन का जो प्लांट होता है उसके फिनोटाइप या जीनोटाइप को जानने के लिए होती है। बैक क्रॉस में हम F1 जनरेशन का जो प्लांट है उसे ईदर ऑफ द पेरेंट प्लांट, ईदर ऑफ द डोमिनेंट और रेसेसिव पेरेंट प्लांट के साथ क्रॉस करा करके पता करते हैं कि उसकी जो जीनोटाइप फिनोटाइप है वो क्या है। लेकिन जब हम टेस्ट क्रॉस स्पेसिफिकली कहते हैं तो हम कहते हैं कि हमने F1 जनरेशन का जो प्लांट था उसे स्पेसिफिकली रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया, राइट। रेसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस कराया और इससे हमको जीनोटाइप पता चला। इससे हमको F1 जनरेशन का जो प्लांट था उसका जीनोटाइप पता चला। जीनोटाइप ये जो क्रॉस होता है इसका रेशियो आता है 1:1। ये हमने मोनोहाइब्रिड एक कैरेक्टर को कंसिडर किया है, तो यहाँ पर हमें जीनोटाइप पता चलेगा फॉर द F1 जनरेशन प्लांट, और हम इसी पर्पस के लिए टेस्ट क्रॉस को परफॉर्म कराते हैं। राइट द नेम ऑफ 2 लिंकिंग चेन्स, यूग्लेनॉइड एंड स्लाइम मोल्ड्स। यूग्लेनॉइड जैसे हमने डिस्कस किया कि प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह सर्व करता है, जबकि स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो फंजाई और प्रोटिस्टा के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह सर्व करते हैं। मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया एक्सपेरिमेंट के लिए? मेंडल ने पी प्लांट को इसलिए चूज किया क्योंकि पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल था वो बहुत ही छोटा था। वो एक साल में ही, एक सीजन में ही बहुत सारे पी प्लांट के जनरेशन को स्टडी कर सकता था। इसके अलावा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते थे पी प्लांट में, जिस कारण उसे सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन करने में ईजी हुई थी।